चलिए फिजिक्स वाले मूड में आ जाइए तो। चलिए अब बातचीत बंद कर दीजिए तो थोड़ा। और अभी तो रोशन सर का क्लास था, लेकिन रोशन सर अर्जेंट कहीं चले गए। हमको तो यही बोले कि अर्जेंटली क्या होता है उसका हिंदी, जो भी होता है तत्काल हमें भी पता नहीं लगा। बोले अर्जेंटली हमें कहीं जाना है, तो इसलिए उनका क्लास पर आज थोड़ा ब्रेक लग गया है। और आपको बता दें कि क्लास अभी चलेगा यह, ठीक है ना। और जैसे कि आप इस बैच में पढ़ रहे हैं तो सैटरडे को क्लास नहीं होने का परिपाटी चल रहा था, वो आज बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ तो बाबू सब, कल भी क्लास है और नौ है। क्लास का समय में भी थोड़ा इजाफा कर दिया गया है, वो भी आप लोगों को जानकारी होगा ही होगा। नहीं है तो आते रहिए, क्लास आइएगा, मिल जाएगा जब। तो रोशन सर का क्लास आज थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, तो सोचे कि सब विषय तो जरूरी है ही, किसी एक विषय को मजबूत किए करके हम परीक्षा तो निकाल नहीं सकते, हर विषय पर पकड़ जरूरी है। तो आज फिजिक्स का क्लास चलेगा, दमदार धुआंधार चलेगा। लेकिन क्लास तो हम 2017 से ही ले रहे हैं, लेते हैं, समाप्त होता है, फिर शुरू करते हैं। तो सवाल यह है कि हम जो क्लास ले रहे हैं वो आपके संपूर्ण फायदा के लिए होनी चाहिए। और हम बहाली होने की ठीक बात जब आए थे क्लास लेने, तो यही बताए थे कि कुछ नहीं रखा है किसी भी परीक्षा में, एक ही सत्य है, जो रटा है वो एग्जाम निकाला है। जीएस के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। आप रटिएगा वो भी पूरा, तब ही आप परीक्षा के रेस में बने रहेंगे। और आप सभी सीनियर लोग बहुत चीज रटा हुआ ही है, लगभग लगभग। तो हम यही आशा कर रहे हैं कि अब आपका सारा समय सेल्फ स्टडी में बीतता होगा। तो कोचिंग के बाद सारा समय सेल्फ स्टडी में बीत रहा है ना सबका। हाँ, कोई नया चीज पढ़ने में अब दिमाग मत लगाइए, जो है सिलेबस उसी को पढ़ना है। क्वेश्चन सारा ऑब्जेक्टिव जितने भी हम इस बैच में करवाएंगे वो डाल दिया गया है, जो बचा वो जल्द इस दशहरा के अंत तक हम डाल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो इसीलिए एक एक प्रश्नों पर मेहनत हो रही है, और एक एक प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रश्न है, लगभग 25,000 प्रश्न है, लेकिन उसमें आधा आपको याद है। फिजिक्स में ही हम आज 35 क्वेश्चन करा चुके हैं, 35 क्वेश्चन में लगभग आधा आपको याद नहीं था, या कुछ याद था कि नहीं। तो आप ये डरिए नहीं कि इतना क्वेश्चन, अब सोचिए कि इतना क्वेश्चन को पूरा रिवाइज करना है इस बैच में। और एक नारा और भी दिए थे कि इस बैच के बाद बैच खत्म, जीएस खत्म वाला बात होने जा रही है आपके साथ। तो इकोनॉमी में हम 3 चैप्टर को खत्म कर दिए हैं। हम आशा करते हैं कि तीनों चैप्टर आपको याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ तो तुरंत उसको याद कर लीजिए। फिजिक्स में भी एक चैप्टर खत्म कर लिए, दूसरा चैप्टर हम मोशन के 35 क्वेश्चन कर लिए, 36वां होगा ना, तो 35 का 35 क्वेश्चन याद हो गया है। पूछ ले क्या? पूछिए लेते हैं।
क्या डर रहा, सब बहुत डर रहा। छोड़ देते, नहीं पूछेंगे। अरे पूछने का भार आपके अंतरात्मा के पास है। जो याद कर लिया होगा उसका दिल गवाही देता होगा कि याद है। और जिस जो याद नहीं कर रहे होंगे तो वो तो धड़कन भी गिन नहीं पा रहे होंगे, है कि नहीं है? तो बिल्कुल याद कर लिए होंगे। आप लोग जूनियर सब थोड़े ना है, बहुत दिन से आपका पढ़ाई चल रहा। तो शुरुआत करें जी 36 नंबर से। चलिए कोशिश ये रखेंगे कि याद भी साथ ही हो जाए, समझ भी ले और याद भी हो जाए। 36 नंबर का प्रश्न कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, और एक बात आपको बता दें कि दरोगा का फॉर्म कैसे भरे, उसको लेकर कई प्रकार के कंफ्यूजन है, खासकर ऑनलाइन वालों के पास, कि एनसीएल क्या होता है और सब जो जो कागज सब है। तो उसके लिए एकदम परफेक्ट एक वीडियो बन रहा है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन रहेगा कि आपका कौन डॉक्यूमेंट कौन तारीख से वैलिड होगा, किस तरह से फॉर्म भरने पर आपका फॉर्म सेलेक्ट हो पाएगा, अर्थात किस कारण से आपका फॉर्म अस्वीकृत हो सकते हैं बोर्ड के द्वारा। इन सभी तथ्यों को लेकर रोशन सर आज या कल में क्लियर कर देंगे, तो इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। आइए शानदार 36वें क्वेश्चन पर कर कि एक समान त्वरण गति के लिए निम्न में कौन सा कथन सही नहीं। एक समान त्वरण का मतलब क्या हुआ, पहले आप इसको समझ लीजिए। एक समान त्वरण का मतलब क्या हुआ? एक तो त्वरण का मतलब प्रति सेकेंड वेग का बढ़ते जाना। जब वेग हर सेकेंड बदल रहा है तो हम कहेंगे कि वेग में क्या मौजूद है? त्वरण मौजूद है। वेग में त्वरण मौजूद है, एक्सीलरेशन मौजूद है। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि किसी एक गतिशील वस्तु का वेग पहला सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड है, तीसरा सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड है, चौथा सेकेंड उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है। एक गतिशील वस्तु, सबसे पहले समझिए कि अगर गति में त्वरण है तो इसका मतलब होगा कि प्रति सेकेंड हर एक सेकेंड उसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा। वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का मतलब प्रति सेकेंड वेग का बढ़ते जाना, मंदन का मतलब प्रति सेकेंड वेग का बढ़ते जाना। अब मान लीजिए कि एक आंकड़ा आपके सामने हम रखे हैं कि कोई एक गतिशील वस्तु है जिसका वेग पहला सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड, दूसरा सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड, तीसरा सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड और चौथा सेकेंड 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि इस वस्तु में त्वरण है। इस वस्तु में क्या मौजूद है? त्वरण मौजूद है। इस गतिशील वस्तु में क्या मौजूद है? त्वरण मौजूद है, वो भी क्या? एक समान। अब देख रहे हैं हर सेकेंड एक समान रूप से वेग में वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है? हर सेकेंड वेग में कितनों का इजाफा हो रहा है? तो इस गतिशील वस्तु में कैसा त्वरण है? तो एक समान त्वरण का मतलब होता है कि हर सेकेंड वेग समान रूप से वृद्धि होते जाएगा। अगर समान रूप से वृद्धि नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि एक गतिशील वस्तु का वेग पहला सेकेंड जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, दूसरा सेकेंड मान लीजिए उसका वेग है 8 मीटर पर सेकेंड, तीसरा सेकेंड उसका वेग है ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड, चौथा सेकेंड उसका वेग है 11 मीटर पर सेकेंड, चौथा सेकेंड उसका वेग है 11 मीटर पर सेकेंड। अब इन आंकड़ों पर गौर कीजिए।
एक गतिशील वस्तु का वेग पहला सेकंड 4 मीटर पर सेकंड, दूसरा सेकंड 8 मीटर पर सेकंड, तीसरा सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, चौथा सेकंड 11 मीटर पर सेकंड है। तो आप कहिएगा कि हाँ, इस वस्तु में भी क्या है, त्वरण है, लेकिन एक समान नहीं है। जब गतिशील वस्तु का वेग प्रति सेकंड एक समान रूप से बढ़ते जाता है तो हम कहते हैं कि इस वस्तु में एक समान त्वरण मौजूद है। और जब वस्तु का वेग हर सेकंड बढ़ते जा रहा है लेकिन वो एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, कभी कम कभी ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि इस गतिशील वस्तु में त्वरण तो है लेकिन त्वरण एक समान नहीं है। तो उसका त्वरण क्या है, असमान त्वरण है, असमान त्वरण। बात समझे? तो एक समान त्वरण का मतलब समझ गए ना। अब इसी से रिलेटेड प्रश्न, तो एक समान त्वरण गति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता जाता है, बिल्कुल सही है। समय के साथ वेग में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। एक समान त्वरण में समय के साथ वेग में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। असमान त्वरण में भी एक वेग में बढ़ोतरी होगा। त्वरण का मतलब यह होता है कि समय के साथ वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो एक समान त्वरण, असमान रूप से बढ़ेगा तो ये तो सही है। मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, बिल्कुल ये भी सही है। मुक्त रूप से गिरने का मतलब क्या है? मुक्त रूप से गिरने का मतलब है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन। हिंदी में इसे कहते हैं मुक्त पतन गति, मुक्त पतन गति। अब मुक्त पतन गति क्या है? जब कोई वस्तु सीधे पृथ्वी के तरफ पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण नीचे गिर रही होती है, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी के तरफ गिर रही वस्तु की गति क्या होती है, फ्री फॉल मोशन होती है। और नीचे गिर रही वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और यह हर वस्तु के लिए यही मान होता है, चाहे हल्का वस्तु गिरे कि भारी वस्तु गिरे, सब पर त्वरण का मान एक समान होगा। कितना होगा? बात समझ गए ना। तो मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु यानी ऊंचाई से सीधे पृथ्वी के ओर गिरने वाली वस्तु त्वरण में त्वरण होता है, एक समान त्वरण होता है। और उस एक समान त्वरण का मान कितना होता है? और त्वरण का ये मान सभी वस्तुओं के लिए एक ही होता है, चाहे हल्का वस्तु गिरे कि भारी वस्तु गिरे। अगर वो मुक्त रूप से गति कर रही है तो उन सभी वस्तुओं पर त्वरण का मान समान होता है। कितना होता है? एक समान त्वरण के लिए तो बी भी सही है। एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा होगा, बिल्कुल सही बात है। आपको बताएं थे कि मोशन में अगर कुछ भी एक समान रहेगा तो ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो ही नहीं सकता। तो एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा होता है, सही है। तो गलत कौन है? त्वरण की दिशा वेग के विपरीत होगा, बिल्कुल नहीं। त्वरण की दिशा वही होती है जो वेग की होती है। बात समझे कि नहीं समझे? वेग के विपरीत होता है घर्षण बल की दिशा। आगे हम इसी चैप्टर में घर्षण बल का जिक्र करेंगे आपके सामने। तो त्वरण में वस्तु का वेग बढ़ रहा है और वस्तु का वेग उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा में वस्तु गतिशील रहती है। यह स्पष्ट करता है कि त्वरण की दिशा वही होती है जो गति करती हुई वस्तु के वेग की दिशा होती है, जो गति करती हुई वस्तु के वेग की दिशा होती है। त्वरण की दिशा वेग के विपरीत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मंदन की दिशा वेग के विपरीत होता है। मंदन की दिशा वेग के विपरीत होता है, लेकिन त्वरण की दिशा वेग के विपरीत नहीं होता है। त्वरण की दिशा वही होता है जो वेग का होता है, त्वरण का दिशा वही होता है जो। क्लियर हो गया? तो गलत कौन है जी? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर अगर कोई वस्तु
एक समान त्वरण से गतिशील है, एक समान त्वरण से गतिशील है, तो उसका वेग और समय ग्राफ इस तरह से होता है। और असमान त्वरण के लिए, असमान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता। तो अगर वेग समय ग्राफ कुछ इस प्रकार है तो मतलब किसको दिखा रहा है? हाँ, समय भी बढ़ रहा है और वेग भी बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है और वेग भी बढ़ रहा है, वो भी समानुपातिक रूप से। तो मतलब क्या? और ये टेढ़ा मेढ़ा वेग समय ग्राफ का ये टेढ़ा मेढ़ा रेखा किसको दर्शा रहा है? तो कभी कभी ग्राफ से भी प्रश्न आ जाते हैं। क्लियर? क्या इस प्रश्न को समझ गए हैं? मंदन की दिशा किस ओर होती है? वेग के विपरीत होती है। त्वरण की दिशा वेग के दिशा में होती है, त्वरण की दिशा वेग के दिशा में होती है। क्लियर बात? त्वरण रहेगा तो वेग बढ़ता जाएगा, मंदन रहेगा तो वेग। मुक्त रूप से गिरने वाली हर वस्तु किस प्रकार की गति है? मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाली हर वस्तु की गति कैसी गति है? नेक्स्ट। अभी तुरंत बताए हैं जी, नहीं चाल समय ग्राफ, ये चाल को काट के जो है ना अब वेग लिखिए, ये मिस्टेक से चाल आ गया है, यहां पर वेग होगा। देखिए यहां पर चाल है ना, इसको चाल को काट देना है, यहां पे क्या लिखना है? वेग। तब ये बनेगा क्या? वेग समय ग्राफ। कर रहा है, अब समझिएगा, ग्राफ को समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। निम्न वेग समय ग्राफ में कौन सा रेखाखंड, तीन रेखा है, ए बी बी सी और सी डी, या डी सी सी बी बी ए, किसी भी तरफ से आप जा सकते हैं। कौन सा रेखाखंड क्रमशः त्वरित गति, त्वरित गति का मतलब वेग बढ़ते जाना, त्वरित गति का मतलब वेग समय के साथ बढ़ते जाना, और मंदित गति का मतलब वेग समय के साथ घटते जाना। तो कौन सा रेखाखंड क्रमशः त्वरित गति तथा मंदित गति को इंगित करता? देखिए जब हम ए से बी की ओर आएंगे तो वेग क्या हो रहा है? वेग क्या हो रहा है? घट रहा है कि नहीं है? वेग, वेग ए से बी पर आ रहे हैं तो वेग नीचे आ रहे हैं, तो ए से बी का मतलब इस स्थिति में वेग क्या हो रहा है? और वेग घट रहा है तो मतलब मंदित गति, मंदित गति। अब अगर बी सी को देखिएगा तो इसमें आप कह सकते हैं कि वेग क्या है? एक समान है। बी सी से आइएगा तो वेग क्या है? एक समान है, तो वेग एक समान है, इसका मतलब इसमें त्वरण है ही नहीं। त्वरण कितना है? एक समान वेग में त्वरण शून्य होगा। त्वरण का मतलब है हर सेकेंड वेग का बढ़ते जाना। अगर हर सेकेंड वेग वही का वही है तो हम कहेंगे कि वेग एक समान, और एक समान वेग में त्वरण नहीं होता, तो बीसी में त्वरण नहीं। अब सीडी पर आइएगा तो सीडी से आइएगा तो वेग क्या हो रहा है? वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है? और वेग बढ़ रहा है का मतलब क्या? त्वरित गति। वेग बढ़ रहा है का मतलब क्या? तो त्वरित गति मतलब, मंदित गति का मतलब, त्वरित गति का मतलब सीडी, त्वरित गति सीडी होगा जी। और ए से बी क्या होगा? अब बीसी क्या होगा? एक समान वेग। बीसी क्या होगा? क्लियर?
कुछ लोग कह रहे हैं पुराना वाला नोट है, शुरू से पढ़ा रहे हैं। ये नया फिजिक्स का नोट है जी। अब क्वेश्चन परिवर्तन हो गया है क्योंकि परीक्षा में बहुत थोड़ा परिवर्तन हुआ है। आगे बढ़े जी, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, एक एक क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, याद होते जा रहा है ना। एक समान वेग से गतिशील वस्तु के संबंध में कौन एक सही नहीं है? एक समान वेग, ये तो समझ ही रहे हैं ना। एक समान वेग में त्वरण कितना होता है जी? कितना? हाँ, अगर एक गतिशील वस्तु का वेग पहला सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड है, एक आंकड़ा रख रहे हैं, एक गतिशील वस्तु का वेग पहला सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड, दूसरा सेकेंड मानकर चलिए 8 मीटर पर सेकेंड, तीसरा सेकेंड भी 8 मीटर पर सेकेंड, चौथा सेकेंड भी 8 मीटर पर सेकेंड, पांचवा सेकेंड भी 8 मीटर पर सेकेंड है। तो आप कहिएगा कि इस गतिशील वस्तु का वेग क्या है? एक समान है। लेकिन एक समान वेग होने के लिए वस्तु को चलना पड़ेगा किस रेखा पर? सरल रेखा यानी सीधे मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब उसका वेग क्या होगा? एक समान। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वेग कैसी भौतिक राशि है? सदिश भौतिक राशि है। सदिश भौतिक राशि में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। तो दिशा बदलेगा तो भी वेग बदल जाएगा, परिमाण बदलेगा तो भी वेग। ध्यान दीजिए, वेग कैसी राशि है? और सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो अगर गतिशील वस्तु की दिशा बदलेगी तो भी उसका वेग क्या होगा? बदल जाएगा। और गतिशील वस्तु के गति का परिमाण बदलेगा तो भी वेग। जो सदिश राशि होते हैं ना, वो दिशा बदलने पर भी बदल जाते हैं और परिमाण बदलने पर भी बदल जाते हैं। तो इन आंकड़ों को देखकर 100% नहीं कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि वेग एक समान है। इन आंकड़ों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वेग एक समान है, जब तक ये ना कह दिया जाए कि गति कहां पर हो रही है। अगर कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है और समय के साथ गति के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे वेग क्या है? एक समान। बात समझे कि नहीं समझे? अब मान लीजिए कि वेग का परिमाण नहीं बदल रहा, लेकिन वस्तु अपना दिशा बदल रहा है, टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गमन कर रहा है, तो भी उसका वेग परिवर्तित माना जाएगा। उसका वेग क्या माना जाएगा? क्लियर? समझ गए ना? और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वेग सदिश, दिशा बदलेगी तो भी बदलेगी, अब परिमाण बदलेगी। तो एक समान वेग का मतलब आप समझे कि नहीं समझे? तो एक समान वेग का मतलब ये नहीं है कि हर समय एक ही वेग रहेगा, बल्कि एक समान वेग का मतलब ये है कि गतिशील वस्तु की दिशा भी नहीं बदलेगी और गति के वेग का परिमाण भी, तब उसका वेग क्या होगा? अब आइए प्रश्न पर। एक समान वेग से गतिशील वस्तु के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? उसकी गति एक सरल रेखा पर है, बिल्कुल, तब उसका दिशा एक रहेगा और वेग बदलेगा नहीं, वेग एक समान। उसका त्वरण शून्य है, बिल्कुल, एक समान वेग का मतलब त्वरण शून्य। उसकी चाल समय के साथ बदलती है, बिल्कुल नहीं। उसका देखिए, वेग के परिमाण को ही चाल कहते हैं। अगर इसमें दिशा को शामिल कर लेंगे तो वो हो जाएगा क्या? दिशा को हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? वेग ऐसी भौतिक राशि है जो चाल और गतिशील वस्तु की दिशा दोनों को सम्मिलित करके तैयार होता है।
तो अगर वेग एक समान है तो उसका चाल भी क्या होगा, एक समान ही होगा। जबकि कह रहा है कि उसकी चाल समय के साथ बदलती है, चाल बदल रहा है जी, तो ये कथन क्या है, गलत। उसका विस्थापन समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ता जाएगा। विस्थापन यानी सरल रेखा पर जो दूरी तय होगी वो विस्थापन के बराबर होगी। तो वेग एक समान है तो दूरी तो बढ़ते जा रहा है जी, और दूरी बढ़ेगा तो विस्थापन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब सरल रेखीय पथ का मतलब है तो बिल्कुल एक समान वेग से गतिशील वस्तु का दूरी और विस्थापन दोनों रेखीय मार्ग में क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्या होते जाएगा, तो गलत कौन है जी, प्रश्न आसान है लेकिन लॉजिकल है। एक समान गतिशील वस्तु का चाल भी क्या होगा, एक समान होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन का उत्तर निकल चुका है जी। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता, अनुक्रमानुपाती कहिए कि या समानुपाती कहिए, बात बराबर। अंग्रेजी में इसे कहते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि किसी वस्तु द्वारा, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है तो इससे निम्न निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर वेग, देखिए जी, नहीं दूरी, अगर दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, हमारे पास जो गति समीकरण है, कल गति समीकरण की चर्चा किए थे ना, गति समीकरण है v बराबर u प्लस टी, वी स्क्वायर बराबर 2a एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी। हालांकि ये गति समीकरण का शर्त है कि ये एक समान त्वरित गति के लिए है, एक समान त्वरित गति के लिए है, एक समान त्वरित गति के लिए है ये समीकरण है। अगर असमान त्वरण है तो फिर ये समीकरण लागू नहीं होता। अब देखिए कि समय स्क्वायर की बात हुई है किस गति समीकरण में, टी स्क्वायर यानी समय के वर्ग का संबंध इन तीन समीकरणों में केवल समीकरण नंबर 3 में है कि नहीं है। गति के जो मुख्य 3 समीकरण है सो रहे हैं जी, गजब स्थिति बनाकर रख गए। ध्यान दीजिए, समय के वर्ग का संबंध जो है वो केवल गति समीकरण 3 में आपको दिख रहा है और 1-2 में दिख रहा है। तो हम इसी समीकरण पर आते, एस बराबर यूटी प्लस, एस दूरी है या विस्थापन है, यू प्रारंभिक वेग है, टी समय है, ए त्वरण है, टी समय है। अगर कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा, वस्तु विराम से, वस्तु विराम से गति प्रारंभ करे, विराम से गति प्रारंभ करे तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, 0। प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, 0। तो मान लीजिए कि वस्तु जो है विराम से गति प्रारंभ किया है, यानी गति प्रारंभ करने से पहले रुका हुआ था, ऐसी स्थिति में प्रारंभिक वेग कितना होता, 0। जब वस्तु गति प्रारंभ किया उससे पहले रुका हुआ तो प्रारंभिक वेग कितना, 0। क्या हुआ जी, अच्छा, अरे रिजल्ट आजादी के बाद परीक्षा में रिजल्ट देवे नहीं करेगा। अरे बढ़ाइए ने, क्लास करिए मजे से, ठीक है ना।
क्लास ले नो। हाँ, नहीं लेंगे तो घाटा आपका है, इसलिए। हाँ जी, वस्तु विराम से गति प्रारंभ क्या, तो प्रारंभिक वेग 0। जिनका भी रिजल्ट आगे शांत रही, अभी बहुत कुछ बाकी है, तो खुश होने का बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरत आपके ज्ञान में वृद्धि होना है, ठीक है ना। क्लास पर लिखाइए। रिजल्ट आया तो हाँ, इतनी उत्सुकता काहे हो जाता है किसी। वस्तु विराम से गति प्रारंभ करेगा, प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग 0 होगा तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी। अगर u 0 है तो यूटी भी क्या हो जाएगा। अब एस समानुपाती टी स्क्वायर का तबे होगा जब एक क्या होगा, एक क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा। अगर वस्तु विराम से गति प्रारंभ करेगा, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग 0, तो एस बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर होगा। अब देखिए एस समानुपाती टी स्क्वायर का तब होगा जब ए क्या हो, यानी त्वरण क्या हो। तो जब चली गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती, चली गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती तब होंगे जब त्वरण क्या होगा। अगर त्वरण कांस्टेंट नहीं होगा तब एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर का होंगे, नहीं होंगे। सीधा यहां पर देखिए एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर निकला है, तो अगर एस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर का करिएगा तो ए को क्या करना पड़ेगा, ए नियत नहीं रहेगा, तब ये संबंध स्थापित। तो गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती तब होंगे जब त्वरण क्या रहेगा, नियत रहेगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा ऐसा संबंध। एक गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती तब होंगे जब त्वरण नियत रहेगा। त्वरण यानी कि वस्तु का त्वरण क्या है, नियत। नियत का मतलब क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ए बाबू हल्ला मत करिए, हल्ला करिएगा एक तो जानते हैं तबीयत खराब है, सही बता रहे। रोशन सर का प्रेशर है, इसमें नहीं लीजिएगा तो फिर कैसे सिलेबस समाप्त होगा। तो बहुत प्रेशर में पड़ा रहे, हल्ला मत करिए दोस्तों, हल्ला करिएगा तो फिर समझ पाएंगे। तो यहां पर ध्यान देखिए कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तब होगा जब ए बराबर कांस्टेंट होगा, मतलब ए क्या होगा, नियत होगा। प्लीज नोट डाउन दिस रिलेशन। राकेश कुमार पासवान, सच में रिजल्ट आया है, सच में आया है। हाँ हाँ, सच के स्क्वायरों में आया है दोस्तों, आ गया। ए बाबू छोड़ न दो, ए छोड़। बहालियों आया है एक। हम अभी आ रहे थे ना, आ रहे थे तो जब सोचे चाय पी ले तो विद्यार्थी दिखाया कि देखिए बहाली आ गया। कल बहाली तो आजादी के बाद से ही आ रहे हैं, बहाली तब नहीं आती थी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब समाज के कुछ गिने चुने लोग ही सरकार का, अंग्रेजी सरकार का साथ देता था। जब से आजादी बहाली आ रहा है, इससे बहुत ज्यादा खुशी समय है कि 100% ध्यान दीजिए दोस्तों। 40 नंबर बनाएगा, बनाएगा सब, सब मोबाइल निकालिए, मोबाइल रख दीजिए। ऑफलाइन वाले दोस्तों मोबाइल रख दीजिए। देखिए गति समीकरण कितने हैं, तीनों का चर्चा हम किए हुए। v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी है।
ठीक है ना। दूसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो इसका मतलब है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a s है कि ना है, होगा कि ना होगा। और तीसरा समीकरण s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यही तीन गति समीकरण, कौन सा संबंध सही नहीं है? तो देखिए v बराबर यू प्लस एटी सही है, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर सही है। ठीक है, देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s इस रिलेशन से निकल जाता है। लेकिन ये जो समीकरण है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2s, ये सही है, सही समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ए बाबू रखने दो मोबाइल जी। हाँ, सबको लग रहा है क्या कहूत को। हाँ सी हाँ सी संबंध सही है जी। आंसर क्या होगा? क्लियर? देख रहे ना सवाल कैसे घुमा के पूछा रहा है। तो तीन समीकरण है, इसी को देखिए, इसी समीकरण को हम v माइनस यू बराबर क्या लिख सकते हैं? ए टी लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इसी समीकरण को माइनस यू बराबर लिख सकते हैं ए टी माइनस भी, या यू बराबर हो जाएगा v माइनस ए टी। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आगे बढ़े 41 नंबर। यू चाल से 41 पर ध्यान दीजिएगा। यू चाल से सरल रेखीय मार्ग पर गतिशील वस्तु द्वारा टी समय में तय की गई दूरी यूटी है, तो इसका मतलब कार्य में एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर हम इसमें ए को क्या मान दे, ए को 0 मान दे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। अगर हम त्वरण को शून्य कर दे, ए को शून्य कर दे, तो एस बराबर हो जाएगा एस बराबर यूटी। तो एस बराबर यूटी तब संभव है जब ए क्या हो? 0 हो। जब ए क्या हो? 0 हो। और ए 0 होने का मतलब है कि एक समान वेग। ए 0 होने का मतलब है कि वस्तु रुकी हुई है, या वो अगर वस्तु रुका हुआ है तो वेग शून्य, त्वरण भी। अगर वस्तु एक समान वेग से भी चल रहा है तो इसका मतलब वो गतिशील है, परंतु उसमें त्वरण क्या है? तो अगर s बराबर यूटी, तो दो बात हो सकती है, त्वरण शून्य होगा या एक समान वेग होगा, एक समान वेग होगा, या वस्तु क्या है? वस्तु दोस्तों नहीं, टी समय में दूरी तय की गई, तो इस स्थिति में वस्तु विराम में नहीं हो सकता। तो तय की गई दूरी s बराबर यूटी तब होगा जब त्वरण क्या होगा? 0 होगा। और त्वरण 0 कब होता है? तो उत्तर क्या होगा? क्लियर? देख रहे ना कैसे सवाल बना। अब देखिए कि अब s बराबर यूटी उसी स्थिति में होगा, दूसरी कोई स्थिति है ही नहीं s बराबर यूटी होने का। तो हम याद रखेंगे कि s बराबर यूटी तब होगा जब त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। और त्वरण शून्य उस स्थिति में होते हैं जब वेग एक समान होते, जब वेग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? त्वरण का त्वरण, सबसे पहले त्वरण देखिए कैसी राशि है? सदिश राशि। त्वरण का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का विमीय सूत्र हो जाएगा m0 L t-2, m0 L t-2। तो त्वरण का SI मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर को किलोमीटर में बदल दीजिए,
तो दूसरा मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। अब मीटर अगर सेंटीमीटर के फॉर्म में रहेगा तो ये सीजीएस यूनिट हो जाएगा, और सीजीएस यूनिट में भी समय को किस में मापा जाता है? सेकेंड में, तो सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये जो किलोमीटर पर आवर है ये किसका मात्रक है? चाल का मात्रक है, ये त्वरण का मात्रक नहीं है दोस्तों। हालांकि त्वरण का एसआई मात्रक केवल कौन है? त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो सकते हैं, त्वरण का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन त्वरण का एसआई मात्रक केवल कौन है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक केवल कौन है? लेकिन इसमें एसआई मात्रक की तो बात की नहीं गई है। करेक्ट, कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? तो किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर किसका मात्रक है? चाल का मात्रक है, स्पीड का मात्रक है, चाल का मात्रक है, स्पीड का मात्रक है। दोस्तों क्लियर बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। त्वरण कैसी भौतिक राशि है? सदिश। त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का सीजीएस मात्रक, त्वरण का बीमीय सूत्र, ये सब घुमा फिरा के कभी कभी पूछते रहता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी कण का वेग समरूप कहा जाएगा। देखिए समरूप वेग, समरूप वेग का मतलब क्या? एक समान वेग। अंग्रेजी में इसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को एक समान वेग या समरूप वेग दोनों नामों से हिंदी में बोला जाता। अब हम आपको एक समान वेग समझा चुके हैं ना जी, एक समान वेग समझा चुके हैं ना। एक समान वेग को ही हिंदी में दूसरा नाम क्या है? तो अब आपको ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाइए। ए बाबू नहीं समझ में आ रहा है? वेग का परिणाम नियत हो, दिशा नियत हो, वेग का परिणाम तथा दिशा। हाँ, क्योंकि वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। क्लियर? और एक समान वेग समझाए ना जी। नेक्स्ट, किसी वस्तु का वेग को परिवर्तित किया जाता। ठीक है, सबसे पहले वेग कैसी भौतिक राशि है? सदिश भौतिक राशि है। सदिश भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा यानी डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो वेग को परिवर्तित कर सकते हैं दो तरह से, या तो परिमाण बदलकर या फिर तो किसी वस्तु के वेग को परिवर्तित किया जा सकता है वस्तु का चाल बदल के, क्योंकि वस्तु का चाल बदलेंगे तो मतलब गति के वेग का परिमाण भी क्या होगा, और इससे वस्तु का वेग भी क्या होगा, या वस्तु के चाल को नियत रखकर दिशा बदलेंगे। दिशा बदलने से चाल में तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसका वेग क्या होगा, बदल जाएगा। दोस्तों चाल कैसी भौतिक राशि है? अदिश राशि है। और अदिश राशि में होते हैं क्या, केवल। तो आप दिशा बदल के चाल को बदल नहीं सकते, क्योंकि चाल में दिशा होती ही नहीं है, लेकिन दिशा बदल के वेग को बदल सकते हैं। तो किसी वस्तु का वेग परिवर्तित किया जा सकता है चाल बदल के भी, या दिशा बदल के भी, या दोनों बदल के भी। आंसर क्या होगा? लेकिन किसी वस्तु के चाल को केवल परिमाण बदलकर ही बदला जा सकता है, दिशा बदल के वस्तु के चाल को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि चाल अदिश राशि है और अदिश राशि में दिशा होती ही नहीं है। क्लियर?
देखिए चाल और वेग थोड़ा इनके बीच जो मामूली सा डिफरेंस है उसको आज हम क्लियर कर देते हैं। और बड़ी मामूली सा डिफरेंस। गतिशील वस्तु गतिशील वस्तु तेज चल रहा है कि धीमा गति कर रहा है, तेज गति कर रहा है कि धीमा गति कर रहा है, ये कौन बताता है? चाल। चाल ऐसी भौतिक राशि है जिससे ये पता चलता है कि गतिशील वस्तु का गति तेज है कि धीमा। चाल अधिक है तो आप कहिएगा कि गति बड़ी तेज है, चाल कम है तो आप कहिएगा गति धीमा। लेकिन गतिशील वस्तु का गतिशील वस्तु का गतिशील वस्तु का चाल भी जानना हो, साथ साथ गति की दिशा भी जानना है, तो ये कौन भौतिक राशि बताएगा? वेग। तो वेग ऐसी भौतिक राशि है जिससे गतिशील वस्तु की चाल और दिशा दोनों का पता चलता है। उदाहरण से समझिए, उदाहरण से समझिए। ट्रेन 45 मीटर पर सेकेंड से गति कर रहा है और यहां पर उदाहरण से समझिए कि ट्रेन 45 मीटर पर सेकेंड से पटना से मुंगेर जा रहा है। उदाहरण पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, गतिशील वस्तु तेज या धीमा चल रहा है, ये कौन बताता है? चाल ऐसी भौतिक राशि है जो गतिशील वस्तु के बारे में ये बताता है कि वो तेज चल रहा है कि धीमा चल रहा है। और ऐसी भौतिक राशि जो चाल के साथ साथ गतिशील वस्तु के चाल के साथ साथ गतिशील वस्तु की दिशा भी बतलाए, तो वो भौतिक राशि कौन है? वेग ऐसी भौतिक राशि है जिससे गतिशील वस्तु का चाल और दिशा दोनों का पता चलता है। ट्रेन 45 मीटर पर सेकेंड से गति कर रहा है, ये 45 मीटर पर सेकेंड क्या है? चाल है। लेकिन ट्रेन 45 मीटर पर सेकेंड से पटना से मुंगेर जा रहा है, ये 45 मीटर पर सेकेंड क्या है? वेग है। और ये वेग इसीलिए है कि इसमें चाल और दिशा है ना जी। दिशा का मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं, दिशा का मतलब दिशा, और दिशा मतलब दिशा, ये है दिशा। देखिए एक ही उदाहरण लिखे हैं लेकिन एक जगह चाल है एक जगह वेग है। जब हमने कहा कि ट्रेन 45 मीटर पर सेकेंड से वो पटना से मुंगेर की तरफ जा रहा है, तो पटना से मुंगेर बताने के क्रम में हमने क्या बता दिया? दिशा बता दिया। तो ये आपका चाल नहीं है, ये आपका क्या है? चूंकि वेग में चाल इंक्लूडेड रहता है तो निश्चित तौर पर ये चाल भी है। समझे? मान लीजिए उदाहरण की राजू 80 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से मोटरसाइकिल चला रहा है। राजू 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहा है। हमने राजू के मोटरसाइकिल का क्या बताया? चाल बताया। राजू पटना से बिहार शरीफ के तरफ 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बाइक चला रहा है, हमने क्या बताया? वेग बताया, क्योंकि उसमें दिशा आ गया। समझ गए? अब बाकी चाल अदिश भौतिक राशि है, चाल अदिश भौतिक राशि है, जबकि वेग सदिश भौतिक राशि है।
वेग कैसी भौतिक राशि है? सदिश भौतिक राशि। इसका भी मात्रक, इसका भी मात्रक। हम दैनिक जीवनों में, रोज के जीवन में वेग शब्द का इस्तेमाल करते ही नहीं है। हम दैनिक जीवनों में अपने भाषागत में कभी भी वेग शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? चाल का। हालांकि इसका मतलब है कि वेग का उद्देश्य केवल फिजिक्स के नियमों को समझना है। ये गतिशील वस्तु के विभिन्न स्थितियों को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि इससे आपकी मुलाकात तब होती है जब आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन फिजिक्स में हल करते हैं। बाकी दैनिक जीवन में आज कभी नहीं सुने होंगे कि आज 4 किलोमीटर वेग से आए हुए हैं। वेग शब्द का इस्तेमाल दैनिक जीवन में होता ही, अगर करना भी है तो हम उसके जगह किसका इस्तेमाल करते हैं? चाल का इस्तेमाल करते हैं। समझे इस कंटेंट को? समझे कि नहीं? चाल और वेग में क्या अंतर है समझे? गतिशील वस्तु धीमा या तेज चल रहा है इसके बारे में बताने वाला भौतिक राशि, गतिशील वस्तु के चाल और दिशा दोनों बताने वाली भौतिक राशि। बाकी तो आप समझ ही गए हैं। कोई दिक्कत? अब 44 नंबर प्रश्न में ऑनलाइन वाले दोस्तों एक बार 45वां क्वेश्चन बनाइए। तो 45वां क्वेश्चन बनाइए। ऑनलाइन वाले दोस्त बताइए, फिजिक्स क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है कि नहीं? एम के मनीष कुमार, ये एम के मनीष कुमार कह रहा है गोली। गोली मतलब क्या हो? प्रश्नों का नया दोहराया नहीं बना, आइए बना देते हैं। ठीक है। वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है। वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जड़त्व तो नहीं कहते हैं, वेग नहीं कहते। वेग तो आप समझ ही गए, गतिशील वस्तु का चाल और दिशा बताने वाला भौतिक राशि कौन है? वेग। त्वरण का मतलब प्रति सेकंड वेग का बढ़ते जाना। जड़त्व तो क्या है ये तुरंत आपको पता चलेगा। 45 का उत्तर क्या होगा? प्रकृति में व्याप्त मूल बलों की कितनी श्रेणी? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारी जो प्रकृति है, ये प्रकृति कुछ बलों के कारण जीवित बनी हुई। बात कर रहे हैं जी। जब बात करने के लिए हम है ये, तो आपस में बात का है कर बताइए। उतना भी खराब तो पढ़ाते नहीं है जी, क्या बात करने लग जाइएगा। ठीक है। हाँ, ये भी बहुत मायने रखता है कि आप कितने गंभीरता पूर्वक हमारी बातों को सुनते हैं। नहीं तो फिर जूनियर जैसे कहिएगा कि सर मजा नहीं आ रहा है। जूनियर सबको जब पढ़ाते हैं फाउंडेशन बैच में, तो जैसे 1 घंटा प्लस होता है, सर मजा नहीं आ रहा है। अब बताइए, पढ़ाई मजा का चीज है? पढ़ाई गंभीरता का चीज है। पढ़ाई से गंभीरता आती है, स्थिरता आती है, नए सोच पनपते हैं, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। अगर पढ़ाई से मजा आने लगे तो समझिए कुछ और ही पढ़ाई के नाम पर हो रहा है। गलत बोल रहे हैं जी। बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं जिसका अनुभव हमारे बराबर ही होगा, तो आप इस बात से सहमत होंगे। क्लियर? अब आते हैं प्रश्नों पर। हमारी जो प्रकृति है और उनमें जो लगातार प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही है, वो प्रकृति में मौजूद कुछ बलों के कारण हो रही है।
पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य किसी और आकाशीय पिंड के चारों तरफ घूम रहे हैं, ज्वार भाटाएं आ रही है, वर्षा हो रही है, आंधियों आ रही है। ये सब प्राकृतिक घटनाएं कैसे घटित हो रही है? अगर आप धर्म को मानते हैं तो कहिएगा सब प्रभु का कृपा है, लेकिन आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हर प्राकृतिक घटनाएं जो घटित हो रही है वो प्रकृति में मौजूद कुछ बलों के कारण हो रही है। उस बल को कहते हैं मूल बल, और मूल बल जो है उसमें पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद विद्युत बल, उसके बाद विद्युत या विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद दोस्तों उसके बाद है नाभिकीय बल। उसके बाद कौन बल है? नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद है दुर्बल बल जो है वीक फोर्स। ये चार बल है जो प्रकृति में मौजूद है। ये चार बल है जो हर प्राकृतिक घटनाओं को घटित करने के केंद्र में है दोस्तों। तो प्रकृति में जो मूल बल है, प्रकृति में जो फंडामेंटल फोर्स है जो प्रकृति के संचालन कर रहा है, उस प्राकृतिक मूल बलों की संख्या कितनी है दोस्तों? चार है, चार है, चार है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के अस्तित्व का कारण क्या है? विद्युत बल के अस्तित्व का कारण क्या है? आवेश। और नाभिकीय बल, जब आवेश के बीच की दूरी, आवेश के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम हो जाए तब उनके बीच विद्युत बल नहीं, कौन बल लगने लगता है? दुर्बल। परमाणु के भीतर, परमाणु के भीतर, समझा रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझा रहे हैं क्या लिख रहे हैं हम। परमाणु के भीतर पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसोन, मेसोन जैसे कणों की उत्पत्ति किस बल के कारण होती? तो हर प्राकृतिक घटनाओं को संचालित करने में कितने बल कार्य कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल और दुर्बल बल को क्या कहते हैं? मूल बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मूल बल कहते हैं, क्योंकि यही बल प्रकृति को चला रहे हैं, यही बल प्रकृति को चला रहे हैं और हर प्राकृतिक घटनाओं को घटित कर रहे हैं। दो वस्तु में द्रव्यमान होने के कारण जो उनके बीच आकर्षण बल लगता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल है। और ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं जिनमें द्रव्यमान है वो एक दूसरे पर कौन बल आरोपित करती है? आवेशों के बीच लगने वाला बल। विद्युत बल आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है, आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण है, केवल आकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है, उसका कारण क्या है? विद्युत बल मौजूद है, उसका कारण क्या है? आवेश। और तीसरा क्या है? होता क्या है जब आवेश के बीच की दूरी, आवेश के बीच की दूरी, ठीक है ना, आवेश के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसके भी विद्युत बल के जगह कौन बल लगता है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल सभी मूल बलों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो क्या आपको पता है परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है? परमाणु में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित है लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। और विद्युत बल के कारण प्रोटॉन प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करना चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रतिकर्षित। करेगा कि नहीं करेगा? दो प्रोटॉन आवेश के कारण एक दूसरे का क्या करेगा? प्रतिकर्षण, क्योंकि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं।
अब विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। तो परमाणु के नाभिक में दो प्रोटॉन है, तो दोनों प्रोटॉन धन आवेश है जो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन सवाल है कि नाभिक के भीतर, परमाणु के नाभिक के भीतर विद्युत बल के जगह कौन बल काम करने लगता है? क्योंकि विद्युत बल में प्रोटॉन प्रोटॉन की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से क्या होता है, कम होता है। वहां पर विद्युत बल प्रभावी नहीं रहता। प्रभावी कौन रहता है? और नाभिकीय बल इतना पावरफुल है कि वे प्रोटॉन प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करने नहीं देते, बल्कि उसको आकर्षित करके नाभिक में बांध कर रखते हैं। दुर्बल बल, आप पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसोन जैसे कणों का नाम सुने हैं? ये सब कण परमाणु के भीतर कभी कभार उत्पन्न होते रहते। परमाणु के भीतर पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसोन जैसे कणों की उत्पत्ति जिस बल के कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु के भीतर पॉजिट्रॉन, मेसोन, न्यूट्रिनो जैसे कणों की उत्पत्ति का कारण कौन बल है? परमाणु के नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन को आपस में बांध कर रखने वाला बल। समझ गए? कोई दिक्कत? इन चार बलों में सबसे कमजोर बल, हमारे आपके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन पता भी नहीं चल रहा ये इतना कमजोर बल है। प्रकृति का सबसे मजबूत बल, सबसे कमजोर बल, सबसे मजबूत बल, नाभिकीय बल इतना मजबूत है कि दो धन आवेश को पकड़ कर रखता है। जबकि कूलम के अनुसार दो धन आवेश एक दूसरे को रिपेल कर देनी चाहिए, प्रतिकर्षित कर देनी चाहिए, लेकिन नाभिकीय बल इतना मजबूत है जो दो प्रोटॉन और समान आवेश का प्रोटॉन को बांध कर रखता है। दोस्तों, इतना मजबूत है कौन बल? प्रकृति का सबसे कमजोर बल, प्रकृति का सबसे मजबूत बल। प्रकृति में मूल बलों की संख्या 4, बल में सबसे कमजोर बल, सबसे मजबूत बल। द्रव्यमान के कारण किस बल का अस्तित्व है? द्रव्यमान के कारण किस बल का अस्तित्व है? अगर प्रकृति में द्रव्यमान नहीं होता तो कौन बल नहीं होते? विद्युत बल के उपस्थिति का कारण। अगर प्रकृति में आवेश नहीं होते तो कौन बल नहीं होते? क्लियर? सारा फिजिक्स क्लियर करवा देंगे तो ठीक है ना? बताइएगा। सबसे कम शक्तिशाली, अब सबसे कम शक्तिशाली कहने का कमजोर लिख देता ठीक है, सबसे कम शक्तिशाली और सबसे शक्तिशाली। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, चार बल में सबसे कमजोर बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। गुरुत्वाकर्षण से बड़ा कौन बल? और उसके बाद देखिए, विद्युत या विद्युत चुंबकीय बल एक ही बात हुआ, अलग अलग बात नहीं हुआ। और सबसे सबसे शक्तिशाली बल कौन बल? नाभिकीय बल समझते हैं ना कब लगता है? जब आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम हो जाए, तब उन आवेशों के बीच कौन बल लगता है? और कहीं पर नाभिकीय बल नहीं लगता है। ये नहीं कि रस्सा खींच रहे तो नाभिकीय बल लगेगा, नहीं। आवेशों के बीच लगता। पूछेगा नाभिकीय बल किन के बीच लगता है? आवेशों के बीच लगता है। कब लगता है? जब आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम हो जाए, तब इस बल का अस्तित्व आता है। एनी प्रॉब्लम? 48 नंबर। कुछ लोग बहुत है कि बिहार पुलिस का रिजल्ट सच में आ गया है।
अब हम तो क्लास ले रहे हैं, हम तो मोबाइल खोलियो नहीं सकते हैं। परमाणु के भीतर प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बलों की प्रकृति क्या होती है? वृत्तीय चुंबकीय बल क्यों लगेगा कि दोनों के पास? अगुरुत्वीय बल इसलिए लगेगा कि दोनों के पास द्रव्यमान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 गुना 10 के पावर माइनस 28 ग्राम। अब दोनों के पास द्रव्यमान है तो दोनों के बीच गुरुत्वीय बल लगेंगे कि नहीं? लगेंगे ना। दोनों के बीच आवेश है तो विद्युत चुंबकीय बल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वीय तथा विद्युत चुंबकीय दोनों बल लगते हैं। दोनों बल क्यों लगते हैं? तो दोनों बल लगने के उचित कारण आप समझे कि नहीं समझे? समझ गए? प्रकृति का सबसे मजबूत मूल बल की श्रेणी कौन होगा? नाभिकीय बल होगा। नाभिकीय बल होगा। किसी परमाणु के नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन के बीच लगने वाले बलों की प्रकृति क्या होती है? तीनों होती है दोस्तों, तीनों होती है। गुरुत्वीय, नाभिकीय, विद्युत चुंबकीय, तीनों। ठीक है ना। अब नाभिकीय तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, ये तो बता ही दिए हैं। अब गुरुत्वीय बल दोनों के बीच लगेगा कि नहीं? अगर दो प्रोटॉन के बीच द्रव्यमान है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। ब्रह्मांड के किन्हीं दो वस्तुओं में द्रव्यमान है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण लगता है, वहां भी लगेगा। तो दो बल समझ में आ रहा है ना। तीसरा समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे लग सकता है, तो तीसरा समझ में आ रहा है तो आपको हम बता देते हैं कि ये भी लगता है। इसका उत्तर डी होगा। आगे ये 51 नंबर आप बना लीजिएगा। ए बाबू, किसका मैसेज आ रहा है? अल्लाह का है। अब बताइए, अब बोले भी नहीं। क्या होगा जी? एक बार ऑनलाइन वाले का उत्तर देखते हैं, बहुत देर से नहीं देखे। ऑनलाइन वाले सब 43 पर है जी। 16 चल रहा है ऑनलाइन में क्लास। क्या जी? 51 का उत्तर दीजिएगा। ज्योति कुमारी, अजीत कुमार माझी, टिंकू कुमार, हाँ रितेश कुमार का उत्तर आया है। 51 का ए बोल रहा है। संदीप कुमार छोड़ दीजिए, अब जाइए संदीप जी, छोड़ दिए। आप ऑनलाइन है, बताइए, आपको पकड़ ले तो है नहीं। सबका उत्तर ए आ रहा है। वेरी गुड। बहुत का सी भी आ रहा है। आइए दोस्तों, किस गुण के कारण गतिमान वस्तु गति में, स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है? जरा, अंग्रेजी में से कहते हैं इनर्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्सिया कहते हैं। जड़त्व हर वस्तु में पाया जाता। जड़त्व हर वस्तु में पाया जाता और जड़त्व हर वस्तु का क्या है? गुण है। जिस गुण के कारण अगर वस्तु गतिशील है तो गति में रहना चाहती है, अस्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। अर्थात जड़त्व वस्तु का वो गुण है जिसके कारण वे अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वे अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती। और जड़त्व के गुण के अस्तित्व का कारण क्या है? द्रव्यमान। जिस वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होगा उस वस्तु में उतना ही अधिक जड़त्व का गुण होगा। तो जड़त्व एक गुण है वस्तु का, और जड़त्व के गुण होने का कारण है वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु में जड़त्व का गुण भी उतना अधिक होगा।
तो जरत वह गुण है जिस गुण के कारण वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात जड़त्व के कारण ही गतिशील वस्तु गति में ही रहना चाहता है और स्थिर वस्तु स्थिर ही रहना चाहता है। और इस जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया? गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो हुई वो वैज्ञानिक है जो पहली बार गति को परिभाषित किया था और जड़त्व को परिभाषित किया था। दोस्तों क्लियर? जड़त्व का नियम किसने दिया? जड़त्व का गुण कहां से आते हैं? जड़त्व के कारण वस्तु अपने किसी भी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व के कारण वस्तु अपने किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। गति में है तो जड़त्व के कारण वस्तु गति में ही रहना चाहता है और स्थिर है तो जड़त्व के कारण वस्तु। क्लियर? जड़त्व का गुण पाया जाता है प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है, हर वस्तु में पाया जाता है। जिसमें द्रव्यमान है उसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है। जड़त्व की माप किस राशि से की जाती है? द्रव्यमान से की जाती है। जड़त्व की माप किस भौतिक राशि से की जाती है? जितना अधिक द्रव्यमान होगा जड़त्व का गुण उतना ही अधिक होगा, जड़त्व का गुण उतना ही अधिक होगा। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, रेलगाड़ी में किसका जड़त्व सबसे कम है? जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसका जड़त्व उतना ही कम होगा। साइकिल का द्रव्यमान सबसे कम होगा। दोस्तों नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके मध्य जड़त्व अधिकतम होगा? सवाल बननी चाहिए। अरे कहां पर द्रव्यमान अधिक है? हाँ डी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जहां द्रव्यमान अधिक है वहां जड़त्व अधिक होगा। ए बाबू बोल रहे, मोबाइल नहीं सुन रही है? 56। कहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, बहुत को कंफ्यूजन होगा, बीच में जरूरत लगता है। छोड़ दीजिए, सीधा जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वह जड़त्व अधिक होगा। वेरी गुड। अगर बस एकाएक चल देती है, एकाएक चल देती है तो इसका मतलब पहले बस किस में था तब ने वो चला है। जब वस्तु विराम में था तो उसमें कौन जड़त्व होगा? खैर, सवाल को पहले पूरा पढ़ देते हैं। अगर बस एकाएक चल देते हैं तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? तो अब देखिए कि जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। विराम जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम जड़त्व। दूसरा गति जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सॉरी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जड़त्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। विराम जड़त्व, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व। और तीनों प्रकार के जड़त्व के अस्तित्व का कारण कुछ और नहीं, केवल एक है और वो है द्रव्यमान। स्थिर जड़त्व के कारण या विराम जड़त्व के कारण वस्तु विराम में ही रहना चाहती है, गति करना नहीं चाहती। विराम जड़त्व के कारण वस्तु विराम में ही रहना चाहती है, गति करना नहीं चाहती है। गति जड़त्व के कारण वस्तु गतिशील ही रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती है। दिशा जड़त्व के कारण वस्तु जिस दिशा में गति करती है उसी दिशा में गति करते रहना चाहती है, दिशा बदलना नहीं चाहती। तो जड़त्व कितने प्रकार के? अब बस चल देती है, इसका मतलब बस क्या था? और विराम में जो था तो बस जब मैं बैठा यात्री भी किस में था? अगर बस विराम में था तो उसमें बैठा
यात्री भी, और विराम में होने के कारण यात्री में क्या था, अब विराम जरत के कारण वो विराम में ही रहना, लेकिन बस क्या हो गया है, चल दिया है, लेकिन जरत के कारण उसमें यात्री किस में रहना चाहेगा, तो विराम में रहना चाहेगा, वो रुका हुआ ही है बस आगे, इसलिए यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। किस जरत के कारण, विराम जरत के कारण या स्थिर जरत के कारण। और जब बस अचानक रुकती है तो ओ माय गॉड, इसका जो है ना दोनों होगा, मिस्टेक है दोस्तों। अंग्रेजी में बात करें तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दोस्तों इसका जो है ना ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, तो इसका आंसर ए भी होगा बी भी होगा, क्योंकि स्थिर और विराम जरत तो एक ही बात है। क्लियर, अंग्रेजी में होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट, बहुत लोग कह रहे हैं कि आंसर दे दीजिए। समापन रेखा पार करने के बाद भी धावक भागना जारी रखता है। यहां देखिए जड़ के जगह क्या होगा जानते हैं, वेरी गुड दोस्तों, जरत। तो ऐसा किसके कारण होता है जी, गति जरत के कारण होता है, गति जरत के कारण होता है। नहीं सुनेंगे, हल्ला मत करिए, अब अच्छा नहीं लगता है, हम पढ़ा रहे हैं, आप रिजल्ट देख रहे हैं, चलिए ना। हाँ, सवाल में कोई दिक्कत, समापन रेखा पार करने के बाद भी धावक भागना जारी रखता है गति जरत के, क्योंकि जब धावक भाग रहा है तो वो गति में, गति के कारण वो गति में ही रहना चाहेगा, और गति में ही रहना चाहता है तो वो धीरे धीरे स्थिर हो पाता है, अचानक वो रुक। नेक्स्ट, जब कोई गतिशील वाहन एकाएक मोड़ पर घूमता है तो वाहन सवार आदमी को आदमी धक्का का अनुभव करता है, ऐसा दिशा जरत के कारण होता है। ऐसा किसके कारण, दिशा जरत के कारण, ठीक है ना। जब गाड़ी मोड़ लेता है तो उसमें बैठे यात्री लगता है कि हम बाहर फेंका जाएंगे, जब गाड़ी अचानक मोड़ लेता है तो उसमें बैठे यात्री को लगता है कि हम बाहर फेंका जाएंगे। ये किसके कारण होता है, दिशा जरत के कारण, क्योंकि इस दिशा में गाड़ी यात्रा कर रहा है तो उसमें बैठा यात्री भी इसी दिशा में गति कर रहा है। अब गाड़ी तो मुड़ गया है, लेकिन यात्री का शरीर जिस दिशा में है उसी दिशा में ही बना रहना चाहता है, तो यात्री का शरीर इधर जाना चाहता है, लेकिन गाड़ी पर बल लगाकर गाड़ी को क्या कर लिया गया है, मोड़ लिया गया, लेकिन यात्री जरूरत के कारण इस दिशा में ही रहना चाहता है, तो यात्री को लगता है कि हमें अंदर से कोई धक्का दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, दिशा जरूरत के कारण। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जरत या स्थिर जरत या विराम जरत, यही क्वेश्चन हम बनाए थे, वहां बस एकाएक चल रहा था जी, यहाँ घोड़ा एकाएक चल रहा है, एनी प्रॉब्लम है। 4 नंबर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये रोटेशनल मोशन का भौतिक राशि है। तो जरत आघूर्ण तब आता है जब वस्तु घूर्णन गति करे, क्या करे, हाँ, तो इस भौतिक राशि का अस्तित्व, ये जरत आघूर्ण को जरत से लेना देना नहीं है। न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, देखिए, स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है तथा
गतिशील वस्तु तथा गतिशील वस्तु गति में ही रहना चाहती। या थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, प्रश्न तो आपको याद ही होगा। या वस्तु अपने किसी भी स्थिति चाहे वो गति को हो या फिर विराम को, किसी भी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती। ये क्या है दोस्तों? ये है गैलीलियो का ये है आपको गैलीलियो का जड़त्व नियम। क्या है दोस्तों ये? क्या इस लाइन को आप समझ रहे हैं? स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है तथा गतिशील वस्तु गति में ही रहना चाहती है। यह है गैलीलियो का जड़त्व नियम। इसी लाइन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वस्तु अपने किसी भी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। ये क्या है? गैलीलियो का जड़त्व नियम। आगे चलकर सर आइजक न्यूटन ने क्या जड़त्व का नियम समझ गए? जड़त्व का नियम समझ गए ना? गैलीलियो जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नियम क्या है कि स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है तथा गतिशील वस्तु गति में ही रहना चाहती है। या कोई भी वस्तु अपने किसी भी स्थिति में परिवर्तन का, ये किसका नियम है? अब इसी नियम में आगे चलकर एक परिवर्तन सर आइजक न्यूटन ने किया। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम में किसको जोड़ दिया? बल को। न्यूटन ने जड़त्व के नियम में किस भौतिक राशि को जोड़ा? बल को। और कहा वस्तु पर, ठीक है, स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी और गतिशील वस्तु गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर बल आरोपित ना हो। अब ये जो न्यूटन ने कहा, ये बल आरोपित न हो, अब ये बन गया न्यूटन का प्रथम गति। तो न्यूटन ने जो प्रथम गति नियम दिया, वो प्रथम गति नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने गैलीलियो के जड़त्व के नियम के सहायता से किया है। गैलीलियो के जड़त्व का नियम और न्यूटन के प्रथम गति नियम को जब पढ़िएगा तो उसमें केवल एक चीज का अंतर है। किसका? बल का। न्यूटन ने प्रथम गति नियम में बल शब्द का उल्लेख किया है, जबकि गैलीलियो के जड़त्व नियम में बल की कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए गैलीलियो का जड़त्व नियम प्लस बल बराबर न्यूटन का प्रथम गति नियम। कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम लगेगा कि ये गैलीलियो का जड़त्व नियम है, गैलीलियो का जड़त्व नियम लगेगा कि ये न्यूटन का प्रथम गति नियम है। आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि गैलीलियो के जड़त्व नियम में कहीं भी बल का उल्लेख नहीं है और न्यूटन के प्रथम गति नियम में अनिवार्य रूप से किसकी उल्लेख की गई है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम और गैलीलियो के जड़त्व नियम में केवल किसको लेकर अंतर है? अब न्यूटन ने जो अपना प्रथम गति नियम के बारे में बता रहे हैं, इसमें आधी बात वो क्या बता रहे हैं? न्यूटन का कहना है स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी, गतिशील वस्तु
अर्थात न्यूटन कह रहे हैं कि वस्तु में होता है और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि उस पर बल आरोपित। और इस तरह न्यूटन प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा भी देते हैं। अर्थात न्यूटन ये बताते हैं कि बल वो कारक है जो स्थिर वस्तु को गतिशील और गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकती है या करने का प्रयास कर सकती है। बात समझे कि नहीं समझे? तो अब गैलीलियो का जड़त्व नियम और न्यूटन के प्रथम गति नियम में कंफ्यूजन नहीं ना होगा। दोनों में बस किस भौतिक राशि को लेकर अंतर, किसको लेकर अंतर है? बल को लेकर अंतर। बल का जिक्र कौन किया है? न्यूटन। जड़त्व का जिक्र कौन किया? किसने जड़त्व और बल दोनों का जिक्र किया? किस नियम में? और प्रथम नियम में बल का जिक्र करते ही बल की परिभाषा निकल जाती है कि वह बल वो भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है या लाने की चेष्टा कर सकता है। अर्थात बल वस्तु के जड़त्व के गुण को समाप्त कर सकता है या करने का प्रयास कर सकता है। एनी प्रॉब्लम? खैर, सवाल पर आई कि ना है बताइएगा। जड़त्व का नियम किसने दिया? भौतिकी के प्रसिद्ध गति नियम की चर्चा न्यूटन ने किस पुस्तक में की? ये दोनों पुस्तक जो है ना, ये दोनों, और ये भी डी मोट ने, ये दोनों गैलीलियो की पुस्तक, द लिटिल बैलेंस स्टारी मैसेंजर, ये किसका लिखा पुस्तक है? गैलीलियो का लिखा पुस्तक है। हम्म, 63 नंबर बननी चाहिए। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर जब बल हो गया ये उत्तर क्या होगा? बल का जी। इसी में केवल बल को हटाइए ना, उत्तर डी हो जाएगा। इसी में केवल बल शब्द को हटा देंगे, उत्तर ए से बदल कर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आपको बता दिए ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न, बल की परिभाषा देखिए। गति नियम किसने दिया? कितने? प्रथम, द्वितीय और तृतीय गति नियम। पहला नियम से बल का परिभाषा, दूसरा नंबर से बल का फार्मूला यानी व्यंजक, और तीसरा नियम बलों के बीच का संबंध। बलों के बीच का संबंध। अब बलों के बीच का संबंध यह है कि कहीं पर एक बल होता ही नहीं है, जहां भी होता है बल दो होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो न्यूटन प्रसिद्ध गति नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने अपने प्रिंसिपिया नामक बुक में किया था। गति के 3 नियम है जिसमें प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकलती है, द्वितीय नियम से बल का फार्मूला निकलता है, तृतीय नियम से बलों के बीच का संबंध निकलता है। तो बल का परिभाषा किस गति नियम से? बल का फार्मूला, बलों के बीच का संबंध, यानी न्यूटन का तीनों गति नियम बल पर, बल के संकल्पना पर आधारित है, बल के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। दोस्तों, प्रथम गति नियम से क्या प्राप्त होती है? द्वितीय गति नियम से, तृतीय गति नियम से। अब प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा क्या निकलता है वो भी आप समझ गए थे कि बल वो भौतिक राशि है जो वस्तु के जड़त्व के गुणों को समाप्त कर सकता है या समाप्त करने का चेष्टा कर सकता है।
एक समान वेग से चलती हुई रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में लौट आते हैं। देखिए, वेग है तो गति में है, गति में है तो कौन जरूरत में होगा? गति जरूरत में। तो जब ट्रेन में, चलती हुई रेलगाड़ी में ऊपर की ओर सिक्का उछाला गया है, तो रेलगाड़ी चल रहा है तो उसमें जो सिक्का है वो भी चल रहा है और उसमें जो यात्री है वो भी चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है जो वेग ट्रेन का है। अब सिक्का को उछाला गया है, लेकिन गति जरूरत के कारण उछाला गया सिक्का भी गति में न रहेगा। गति में रहेगा तो वो कुछ दूरी तय कर लेगी कि ना, उछलते उछलते तो कहां गिरेगा? हाथ में गिरेगा। नेक्स्ट, बल के संबंध में कौन एक सही नहीं है? तो बल कैसी भौतिक राशि है? बल का बीमा यह वस्तु पर लगाकर त्वरण उत्पन्न कर सकता है? बिल्कुल। न्यूटन का दूसरा गति नियम है कि एम द्रव्यमान के वस्तु पर एफ बल लगाया जाए तो उसमें ए त्वरण उत्पन्न होगा ही। तो बल लगाकर त्वरण को उत्पन्न, एम द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाकर उसमें त्वरण उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है। यह गलत है दोस्तों। बल सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? और सदिश राशि में केवल परिमाण नहीं बल्कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक संपर्क बल है? देखिए, जो बल संपर्क करने के बाद लगे वो संपर्क बल, और जो बलों को लगाने के लिए संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है उसे क्या कहते? वो संपर्क बल। तो बलों को दो कैटेगरी में भी बांटा गया। बलों को कितने कैटेगरी में मापा गया है, सॉरी बांटा गया है? संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल और संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट। तो जो बल लगाने के लिए हमें वस्तु को स्पर्श करना पड़े, अगर वस्तु पर बल लगाने के लिए वस्तु को स्पर्श करना पड़े या संपर्क करना पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? संपर्क बल। जैसे चुंबकीय बल क्या है? असंपर्क बल। क्या चुंबकीय बल लगाने के लिए वस्तु को संपर्क करना जरूरी होता है? नहीं। बिना संपर्क किए चुंबक लोहा को अपनी तरफ खींच लेता है कि नहीं लेता? चुंबकीय बल कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, असंपर्क बल है। सूर्य और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने के लिए संपर्क में होना जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल? चुंबकीय बल कैसा बल? विद्युत चुंबकीय बल कैसा बल? बात समझ गए ना? अब पेशीय बल, मांसपेशियों के द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? हम जैसे हाथ से बल लगाते हैं, पैर से बल लगाते हैं, तो मानव के हाथ पैर के द्वारा लगाया गया बल कैसा बल है? पेशीय बल है। अब मानव के हाथ पैर के द्वारा लगाने के लिए वस्तु को संपर्क करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो पेशीय बल उस बल को कहते हैं जो हाथ पैर या मानव के मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है। और पेशीय बल लगाने के लिए वस्तु को संपर्क करना जरूरी होता है। संपर्क करना जरूरी होता है, इसीलिए पेशीय बल संपर्क बल है। पेशीय बल कैसा बल है? संपर्क बल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल कैसा बल है? असंपर्क बल है। कैसा बल है? निम्नलिखित में कौन असंपर्क बल नहीं है? घर्षण बल तभी लगेगा जब वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो। दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगे, दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाले कुल बल का परिमाण दोनों
दोनों बल के योग के बराबर होगा दोस्तों, दोनों बल के योग के बराबर। नहीं नहीं, योग नहीं, विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है दोस्तों, सॉरी, दोनों बल के अंतर के बराबर होगा, अंतर के बराबर होगा। मान लीजिए इस वस्तु पर इधर लग रहा है कितना न्यूटन का बल, और इस वस्तु पर इधर लग रहा है कितना न्यूटन का बल, 8 न्यूटन। तो वस्तु पर जो परिणामी बल लगेगा, परिणामी बल लगेगा, वो बलों के अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। तो दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हो तो वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल बलों के अंतर के बराबर होगा। 10 न्यूटन इधर से लग रहा, 8 न्यूटन उधर से लग रहा, तो वस्तु पर एग्जैक्ट मात्र कितना बल लग रहा है, बाकी 10 में से 8 न्यूटन को यह विपरीत दिशा में कांस्टेंट संतुलित कर देगा दोस्तों, और वहीं एक दिशा में लगेगा तो बलों के योग के बराबर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल का परिमाण दोनों बलों के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। दोनों बलों के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट, एक अनंत तल, इस तरह के तल को क्या कहते हैं, अनंत तल कहते हैं। यही है अनंत तल, अंग्रेजी में इनक्लाइंड प्लेन। तो कह रहा है कि एक अनंत तल पर, अनंत तल पर वस्तु, अनंत तल पर वस्तुओं के गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तु एक समान वेग से गति करती है। ये किसने निकाला, गैलीलियो निकाला। ये बात गैलीलियो निकाला था निष्कर्ष। क्लियर? एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, संवेग बराबर क्या होगा, एम यू। किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, यानी एम भी। अरे वेग को यहां पर क्या लिखा है, यू लिखा, इसीलिए यहां पर क्या होगा, एम यू लिखा। ये सवाल इसीलिए क्रिएट किए गए कि इसका आंसर गलत आए, समझे ना। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना। अधिकांश स्थितियों में राइटर भी वेग के लिए किस स्थिति का इस्तेमाल करते, भी का, लेकिन यहां पर इंडिकेट कर दिया कि वेग भी नहीं है, वेग क्या है, यू है। तो संवेग एम भी के जगह आपका क्या होगा, एम यू होगा दोस्तों, यहां पर एम भी नहीं होगा। और प्राय आप किताब में पढ़े होंगे संवेग पी बराबर एम बी, तो उसी परिपाटी को उलट दिया गया यहां पर। ऐसे ही प्रश्न मेरिट लिस्ट नीचे गिराते हैं दोस्त। सवाल कितना आसान है देखे, अब भूल चूक करिएगा तो सी मार के आ जाइएगा। सुबह में जब उठिएगा तब पता चलेगा कि एम यू होता। नेक्स्ट, छोड़ दें, ठीक है दोस्तों। कल है, कल क्लास है, जितने बजे से होता है उतने बजे से है। गजब करते हैं। ना आज क्लास नहीं होगा रोशन सर ने। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। डेली टेस्ट न होगा।